गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग भारत के अवपातन पढ़ रहे थे। भारत के अवपातन पे हम लोग ये भी पढ़े थे नदी कहते हैं किसको, नहर किसको कहते हैं, नदी का भी डेफिनेशन पढ़े थे। नदी का जो डेफिनेशन पढ़े थे ये क्या होता है, जल के प्राकृतिक मार्ग को ही क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। और मानव के द्वारा जो कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है जल के मार्ग, जल का मार्ग जो कृत्रिम रूप से जो मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है सर, नहर बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग सारे मैपिंग के ज़रिए क्लियर किए थे। ब्रह्मपुत्र नदी का भी मैपिंग के ज़रिए क्लियर किए थे। और ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा सहायक नदी है, कौन सी नदी उसका ट्रिब्यूटरी होता है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा होता है, राइट ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी कौन कौन सा है, सारे डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे इंडस रिवर यानी सिंधु नदी जो है चीन, इंडिया में कहाँ, जम्मू कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान में, ये 3 जगह सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे मैपिंग के ज़रिए और अच्छे से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, इससे पहले 2 वीडियो यानी भारत के अवपातन का डाला हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के पहले वो 2 वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, इससे ज़्यादा समझ में आएगी। क्लियर है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर दक्षिण भारत की नदी यानी रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में जो नदी है उस नदी का क्या नाम है, क्या है और उसका काम क्या है, सारी चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले दक्षिण भारत की नदी है तो इसका उद्गम स्थल क्या होगा, पहाड़ी या वर्षा का जल। इसका उद्गम क्या होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा इस नदी का। दक्षिण भारत की जो भी नदी होगा उसका क्या होगा ओरिजिन पॉइंट, पहाड़ी होगा या नहीं तो वर्षा का जल होगा। क्लियर है। चलिए, और ये नदी को, दक्षिण भारत की जो नदी है ये नदी को क्या बोला जाएगा, मौसमी नदी भी बोल सकते हैं यानी सीजनल रिवर भी बोल सकते हैं। और ये नदी जो है सर, ये नदी डेल्टा का निर्माण कम करती है यानी डेल्टा का निर्माण कम करती है। क्लियर है सर। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं डेल्टा क्या होता है, मुहाना क्या होता है। आप इससे पिछले वीडियो में जाइए, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करें, आपको 100% आपको हम मदद करेंगे। चलिए, दक्षिण भारत की नदी हम ये भी समझ लिए, ये मौसमी रिवर होती है। ये इसका उद्गम कहाँ होता है, पहाड़ी या वर्षा का जल होता है। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण कम करता है। ये नदियाँ 2 जगह गिरती है, एक तो अरब सागर में गिरती है दक्षिण भारत की नदी, एक कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, मोहनी नदी, साबरमती नदी और परियार नदी। ये सब नदी जो है सर कहाँ गिरती है, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती है दक्षिण भारत की नदी, देखिए नाम, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, महानदी, दामोदर नदी। ये सब जो है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में ये जो नदी गिरती है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद किसको डिस्कस करेंगे, अरब सागर में जो नदी गिरती है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी जितने भी हैं दक्षिण भारत की, सबको स्टडी एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, गोदावरी नदी। देखिए इसका उद्गम स्थल क्या है, त्रिमकेश्वर नासिक। ये कहाँ है सर, महाराष्ट्र में है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है गोदावरी नदी का, त्रिमकेश्वर नासिक, जो कहाँ है सर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहीं पे गोदावरी नदी का क्या है, ये उद्गम स्थल है, कह सकते हैं। अगर आपसे उद्गम स्थल का नाम पूछ ले तो त्रिमकेश्वर नासिक, ये कहाँ पड़ता है सर, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर है। देखिए सर, ये निम्न जगहों से बहती है। गोदावरी नदी जो है सर कहाँ कहाँ बहती है, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र से तो इसका उद्गम ही होता है, महाराष्ट्र में बहेगी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हम कह सकते हैं ये कितने जगहों बहती है, 1 2 3 यानी 4, ये 4 स्टेट में बहती है। हम कह सकते हैं गोदावरी नदी कितने स्टेट में बहती है, 4 स्टेट यानी 4 राज्य में बहती है। और इसका लेंथ कितना है सर, 1465 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना है गोदावरी नदी का, लंबाई
1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत का जो है ये सबसे, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत का क्या है, सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे दूसरी लंबी सहायक नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। देख रहे हैं, सबसे लंबी सहायक नदी है दूसरी, यानी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इसको कह सकते हैं गोदावरी नदी को, यानी सेकेंड दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर है। अब पहला तो यमुना है, उसके बाद दूसरा क्या है, गोदावरी। देखिए, इसे दक्षिणी गंगा, इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है सर, दक्षिणी गंगा, यानी दक्षिण का गंगा भी इसको कहा जाता है। किसको, गोदावरी नदी को। चलिए देखिए, इसका अंत कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में दो धारा के रूप में अंत होता है, गौतमी और विष्ट। और उसके बाद क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। दो धारा के रूप में गिरता है, गौतमी और विष्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, बताइए गोदावरी नदी का जो अंत होता है बंगाल की खाड़ी में कितने धारा में होता है, एक धारा, दो धारा, तीन धारा, नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या होगा, दो धारा में होता है, एक गौतमी एक विष्ट, गौतमी और एक विष्ट। और आप ये देख रहे हैं इस साइड बनाया हुआ है, कुंभ 4 जगहों पे होता है। कहाँ, गंगा में 2 जगह पे होता है, एक हरिद्वार में एक प्रयागराज में। कहाँ होता है, एक हरिद्वार एक प्रयागराज। एक शिप्रा नदी पे भी होता है, उज्जैन में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, उज्जैन में। नासिक, ये कहाँ पड़ता है, गोदावरी नदी पे। यहाँ पे भी क्या मनाया जाता है, कुंभ मनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं 4 जगह पे कुंभ मनाया जाता है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये चारों लिखा हुआ है। चलिए सर, अब हम लोग मैपिंग के जरिए समझेंगे कि गोदावरी नदी का कौन सा सहायक नदी कहाँ मिलता है, कौन से जगह मिलता है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से इसका क्या हुआ, गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट हुआ, यानी उद्गम स्थल हुआ। यहाँ से क्या हुआ, गोदावरी नदी आगे आया, इस तरह से देख रहे हैं, और नीचे फिर यहाँ पे आया, ऐसे आते गया, फिर यहाँ पे 2 धारा में, यानी गौतमी और विष्ट में कहाँ गिर गया, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर गया। देख रहे हैं, अजंता पर्वत से एक नदी आ रही है, पूर्णा नदी, और कहाँ मिल रही है, परवा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ मिल रही है, परवानी डिस्ट्रिक्ट। यानी आप देख रहे हैं ये किस पर्वत से आ रहा है, अजंता पर्वत से। उसके बाद देखिए बालाघाट, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से कौन सी नदी आती है, मंजरा नदी। और कहाँ पे जाकर के, कंदकुरथा में जा कर के मिल जाता है मंजरा नदी। और किस में मिल जाते हैं, गोदावरी नदी में। हम कह सकते हैं मंजरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, मंजरा नदी सहायक नदी है किसका, गोदावरी नदी का। फिर उसके बाद देखिए अजंता हिल से पेन गंगा पहाड़ी, अजंता हिल से बिंदिया से कौन सी, वत गंगा नदी। सतपुरा पहाड़ी से आप देख रहे हैं वर्धा नदी। और ये तीनों का संयुक्त धारा, यानी ये तीनों का संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, प्राणहिता नदी। और ये प्राणहिता नदी आप देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है, कालेश्वरम में जा कर के प्राणहिता नदी किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी में। हम कह सकते हैं ये भी किसका हो गया, सहायक नदी हो गया। यानी ऊपर से जो मिल रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, राइट ट्रिब्यूटरी। और नीचे से जो मिल रहा है उसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। यानी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम लोग मैपिंग से करते हैं। एक दंडकारण्य पहाड़ी है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इंद्रावती नदी कहाँ जा कर के मिल जाती है, सबनूर संगम में जा कर के क्या हो जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। एक है सीन करुण पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी आती है, सबरी नदी आती है। और सबरी नदी कहाँ मिल जाती है, कुलावरम में। कुलावरम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और यहीं पे एक क्या है, राजमुंद्री शहर है। और यहीं पे क्या बनाया गया है, रेलवे ब्रिज बनाया गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये कहाँ, बे ऑफ बंगाल।
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दो धारा में, इसका क्या बनता है? मुहाना बनता है। क्लियर है? बंगाल की खाड़ी में जो भी गिरेगा वह क्या बनाएगा? मुहाना बनाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगले नदी के ऊपर, महानदी। महानदी क्या है? देखिए इसका लेंथ कितना है सर? आपसे एग्ज़ाम में लेंथ और उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। महानदी कितना लंबा है सर? इसकी महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। कितना लंबाई है सर? 858 किलोमीटर। महानदी का उद्गम स्थल जो है सर सिंगवा पहाड़ी, सिंगवा पहाड़ी। और ये स्थित कहाँ है? सिंगवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सिंगवा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? सिंगवा पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ता है सर? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं ये नदी, महानदी जो है कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में, यानी छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा। उड़ीसा में 2 जगह, एक संबलपुर पे ही क्या है? हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है। एक दूसरा कहाँ? उड़ीसा में कटक। कटक के पास ही इसका क्या हो जाता है? मुहाना हो जाता है, यानी एंड हो जाता है। कटक में क्या हो जाता है? इस नदी का एंड हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हीराकुंड बांध के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जब संबलपुर में ही क्या है? हीराकुंड बांध है। हम ये संबलपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कटक भी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और कटक में ये नदी जो है, महानदी जो है, ये क्या बनाती है? मुहाना बनाती है कटक में। और संबलपुर में इसी नदी के ऊपर क्या है? संबलपुर में ही क्या है? हीराकुंड डैम है। यह गुरुत्वीय बांध है। यानी आप देख रहे हैं इधर से एक नेहरू मीनार है, एक गांधी मीनार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 26 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड डैम जो है विश्व का जो है यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है। यानी इसका लंबाई कितना है? 26 किलोमीटर है। क्लियर है? चलिए महानदी के बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इसमें नदी घाटी से क्या निकाला जाता है? कोयला का एक्सट्रैक्शन कहाँ से किया जाता है? यानी इसी नदी से कोयला को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और उसके बाद क्या है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की ही सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? श्योक नदी। इसका लेंथ सर कितना है? 383 किलोमीटर। कितना लेंथ है इसका? श्योक नदी की लंबाई 383 किलोमीटर है। और ये शिवनाथ रिवर देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो इसका जो है यह छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में महानदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कहाँ मिल जाती है? श्योक नदी। आप देखे थे महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। और छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर शहर में जा कर के श्योक नदी मिल जाती है। किसमें? महानदी में मिल जाती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बिलासपुर में मिल जाती है। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा? श्योक नदी का। श्योक नदी का ओरिजिन पॉइंट होगा पन्ना एरिया हिल, पन्ना एरिया पहाड़ी। यानी ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही है। और छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर में क्या हो जाता है? इसका मिल जाती है। किस में? महानदी में मिल जाती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा रिवर। देखिए कृष्णा नदी जो ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यानी 3rd लार्जेस्ट रिवर का नाम क्या है सर? कृष्णा नदी। देखिए इसका लेंथ जो है सर कितना है? 1400 किलोमीटर। लेंथ कितना है सर कृष्णा नदी का? 1400 किलोमीटर। इसका उद्गम जो है सर, इसका ओरिजिन पॉइंट महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कहाँ होता है सर? महाराष्ट्र के बलेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह गोदावरी नदी के समांतर बहती है। कृष्णा नदी जो है सर किसके समांतर बहती है? गोदावरी नदी के समांतर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बताइए कृष्णा नदी किसके समांतर बहती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? गोदावरी नदी। देखिए यह गोदावरी नदी के साथ यानी कृष्णा नदी जो है गोदावरी नदी के साथ केजी बेसिन का निर्माण करती है। और ये केजी बेसिन जिसके फलस्वरूप उपजाऊ भूमि का निर्माण कराती है। ये केजी बेसिन जो है उपजाऊ भूमि का क्या कराती है? निर्माण कराती है। इसलिए
इसमें क्या होगा, चावल की खेती कैसा होगा, अच्छा होगा। जब चावल का खेती अच्छा होगा इसमें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है सर, धान का कटोरा। ये जो बेसिन बनाती है ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन, अगर आपसे ये पूछ ले केजी बेसिन कौन कौन से नदी बनाती है तो आप बता सकते हैं गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो है केजी बेसिन का निर्माण करती है। जो एक क्या होता है, उपजाऊ भूमि होता है और उसमें चावल की खेती जो है अच्छी होती है, इसलिए उसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। और ये केजी बेसिन जो है सर फैला हुआ है किधर, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। क्लियर है। और कृष्णा नदी जो है सर ये सिर्फ 4 जगहों में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है, और आप देख लीजिए यहाँ पे महाराष्ट्र से निकलती है, फिर उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही केजी बेसिन ज़्यादा फैला हुआ है। केजी बेसिन खास करके किधर फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में ही। और केजी बेसिन को ही धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि फर्टिलिटी काफ़ी हाई होने के कारण उसमें उपजाऊ ज़्यादा होगा। उपजाऊ अगर प्रोडक्शन हाई होगा, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा सर, धान का कटोरा भी बोला जा सकता है। क्लियर है। और आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आपका करेक्ट जवाब होगा केजी बेसिन। चलिए, कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है। अगर आपसे पूछ ले कृष्णा नदी का सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है, भीमा नदी। क्या नाम है, भीमा नदी। और ये कहाँ से मिलती है, नीचे से मिलती है, नीचे साइड से आकर के मिलती है कृष्णा नदी में भीमा नदी। मान लीजिए कृष्णा नदी है तो नीचे से भीमा नदी मिल रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, लेफ्ट साइड से मिलती है। नीचे से मिल रही है तो लेफ्ट, ऊपर से मिल रही है तो राइट। क्लियर है। चलिए, और हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लंबी सहायक नदी का नाम हो गया भीमा नदी, लेफ्ट साइड से मिलती है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है सर, तुंगभद्रा नदी। और ये तुंग नदी और भद्रा नदी दोनों का संयुक्त धारा कहाँ बनता है, कुंडली नामक स्थान पे बनता है। कहाँ बनता है, कुंडली नामक स्थान पे बनता है। उसके बाद यही तुंग और भद्रा नदी दोनों मिल करके किस नदी का निर्माण करता है, तुंगभद्रा नदी का। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी किसका है, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो भीमा नदी आप बोल सकते हैं, और वह लेफ्ट साइड से मिलती है। क्लियर है। चलिए, ये तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी का बात करें। सबसे बड़ी मतलब बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लेंथ के हिसाब से कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगा भीमा नदी। और चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो तुंगभद्रा नदी। यानी तुंग नदी और भद्रा नदी दोनों का संयुक्त धारा कुंडली नामक स्थान पे क्या होता है, बनता है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, इस नदी को, दोनों का संयुक्त धारा ही क्या कहलाता है, तुंगभद्रा नदी कहलाता है। क्लियर है। चलिए सर, अब हम लोग इसमें कुछ देख लेते हैं। कृष्णा नदी के अन्य और कौन सा सहायक नदी है, कृष्णा नदी के अन्य कौन सा सहायक, कोयना रिवर, मौसी रिवर, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। क्लियर है। ये सब जो है कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदी है। क्लियर है। इतना तक ये हम कंप्लीट स्टडी कर लिए कृष्णा नदी के बारे में, जो भी पॉइंट था डिस्कस करना। चलिए, इसके बाद हम आते हैं कावेरी नदी। यानी कावेरी नदी क्या है। देखिए, कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है सर, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र से होता है। कहाँ होता है, पश्चिमी घाट। यानी इसको आप देखे थे, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। इसका निर्माण कहाँ होता है, पश्चिमी घाट से होता है। क्लियर है। चलिए, यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ये नदी कावेरी नदी जो है सर कहाँ कहाँ बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इस नदी के पानी के ऊपर क्या चल रहा है, ये इस नदी को पानी को लेकर के क्या है, विवादित है।
किसके किसके बीच विवादित है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। क्लियर है? यानी कावेरी नदी को पानी को लेकर के विवादित है अपने स्टेट में ही। और इसको कौन IRWD या एक्ट 1956 के तहत 5 आदमी का क्या सदस्य बनाया जाएगा। और 2 राज्य का आपको शुरू में ही बताए थे, अगर पानी पे विवाद होगा तो कौन उसको सॉल्व आउट करेगा, यानी राज्य के बीच होगा तो तब कौन IRWD एक्ट 1956 के तहत 5 आदमी का पैनल बना करके क्या जाएगा। अगर 2 कंट्री के बीच है तो ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका क्या करेगा, समाधान करेगा। तो उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कावेरी नदी किस कौन से स्टेट के बीच विवादित है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। यानी इस कावेरी नदी का जो अववाह तंत्र जो है, ड्रेनेज एरिया जो है, यानी ड्रेनेज एरिया यानी इसका जो पानी जो फैला हुआ है किसके कितना % भाग में फैला हुआ है। कर्नाटक जो है 41%, तमिलनाडु 56%, केरल 3% इस नदी के पानी का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। और आप देख रहे हैं कर्नाटक 41% कर रहा है, तमिलनाडु 56% कर रहा है। और यही चीज़ कर्नाटक का कहना है कि तुम 56% क्यों कर रहे हो, हम 41% कर रहे हैं, हमको और पानी चाहिए। इसी के ऊपर क्या है, अभी भी विवादित है। चलिए, कावेरी नदी की लंबाई सर कितना है? 805 किलोमीटर। कितना है सर? 805 किलोमीटर। और ये सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, यह नदी कावेरी नदी जो है भारत की एकमात्र सदानीर 12मासी नदी है। और ये कावेरी नदी में 12 मास पानी रहता है, ये कभी पानी इसमें ख़त्म नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 12मासी नदी। अगर आपसे पूछ ले भारत की 12मासी नदी का नाम बताइए तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, कावेरी नदी। क्लियर है? आप देखिए, एक डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, आप देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, पश्चिमी घाट, इसको क्या बोला जाएगा, पूर्वी घाट। और आप देख रहे हैं कर्नाटक से क्या हो रहा है, यहाँ से पश्चिमी घाट से क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन हो रहा है, इसी को तो कावेरी नदी कहते हैं। और देख रहे हैं तमिलनाडु वाले ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तमिलनाडु वाले इस पानी का ज़्यादा, कर्नाटक वाले कम कर रहा है। कर्नाटक वाले कितना उपयोग कर रहा है, 41% ही। और तमिलनाडु कितना कर लेता है, 56%। 3% कौन कर लेता है, केरल करता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं, क्या क्या है पॉइंट। पश्चिमी घाट में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कराती है। पश्चिमी घाट जो है कौन से ऋतु में वर्षा कराती है, ग्रीष्म ऋतु। कितना महीना, 6 महीना वर्षा कराती है, इसलिए इसे उठता हुआ मानसून कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले उठता हुआ मानसून कौन से घाटी से शुरू होता है, तो पश्चिमी घाटी जो है, पश्चिमी घाटी से ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बारिश शुरू होता है, पश्चिमी घाटी के कारण होता है शुरू, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उठता हुआ मानसून बोला जाता है। समर सीजन में कितना महीना वर्षा कराएगा, 6 महीना, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अराइवल। देखिए, पूर्वी घाटी अब पढ़ लेते हैं। पूर्वी घाटी में क्या है, यह पूर्वी घाटी शीत ऋतु में यानी ठंडी ऋतु में वर्षा कराती है। कितना महीना, 6 महीना, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, लौटता हुआ मानसून। यानी शुरू का उठता हुआ मानसून कौन होगा, पश्चिमी घाटी, लौटता हुआ मानसून कौन होगा, पूर्वी घाटी, यानी रिट्रीट मानसून हम बोल सकते हैं। और कौन से सीज़न में ये वर्षा कराएगी, विंटर सीजन में। आपसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, पश्चिमी घाटी के कारण किस सीजन में वर्षा होता है, तो समर सीजन में। हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में। पूर्वी घाटी के कारण किस ऋतु में वर्षा होता है, तो हम कह सकते हैं विंटर सीजन, यानी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्या होता है, वर्षा होता है, इसलिए शीत यानी ठंडी के टाइम वर्षा होता है। तो हम लोग कहते हैं ये मानसून अब क्या हो रहा है, अब जा रहा है, अब बारिश नहीं होगी। क्लियर है? और जून जुलाई के समय आप देखते होंगे काफ़ी बारिश होता है, क्योंकि अराइवल मानसून होता है। चलिए सर, यहाँ तक हम लोग कर लिए। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी के
कावेरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है, क्योंकि बारहमासी नदी है। जब बारहमासी नदी है तो उसके लिए क्या होगा? खेती बाड़ी करना वहाँ पे क्या होगा? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना क्या होगा? आसान होगा, एग्रीकल्चर इजली होगा। वहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पानी हम दे सकते हैं। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी रहेगी तो कृषि हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर पर्याप्त पानी नहीं रहेगा तो हम कृषि नहीं कर सकते हैं। चलिए, कावेरी नदी से निकलने वाली नदी का नाम क्या है सर? एक है शिमसा नदी, अमरावती नदी, अकरावती नदी, हेमावती नदी। यानी कावेरी नदी से जो नदी निकलती है, शिमसा नदी, अमरावती नदी, अकरावती नदी, हेमावती नदी, ये 4 नदी जो है कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी से निकलती है। चलिए सर, इसके बाद एक दामोदर नदी बच जाता है, इसी को हम पढ़ेंगे। दामोदर नदी का लंबाई जो है 592 किलोमीटर है और इसका ओरिजिन जो है सर कहाँ हुआ है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह नदी हजारीबाग का पहाड़, यह नदी जो है सर हजारीबाग का पहाड़ और तथा रांची के पठार के बीच बहती है। यानी हजारीबाग का पठार और रांची के पठार के बीच कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। और इसका उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? देखिए, ये कहाँ बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी कहाँ बहती है? दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। और हम कह सकते हैं इसके सहायक नदी का नाम क्या है? बराकर नदी, यमुनिया और साली नदी। यानी यानी बराकर नदी, यमुनिया नदी और क्या है? साली नदी। यानी ये 3 नदी क्या है? दामोदर नदी का सहायक नदी है। यानी ट्रिब्यूटरी हम कह सकते हैं। दामोदर नदी का सहायक नदी 3 ठो है, यानी बराकर नदी, यमुना नदी और साली नदी। क्लियर है? चलिए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसी नदी को अत्यधिक प्रदूषण के कारण जीवाश्म नदी कहा गया है। देखिए, दामोदर नदी को ही जीवाश्म नदी कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नदी काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोला गया है? जीवाश्म नदी। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है दामोदर नदी? बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी आगे चल के कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है, हावड़ा नामक स्थान पे। कहाँ मिल जाती है? हावड़ा नामक स्थान पे। देखिए सर, 2003 के डाटा के अनुसार ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। 2003 के डाटा के अनुसार ये जो दामोदर नदी है सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी भारत की एकमात्र जीवाश्म नदी है और ये जो दामोदर नदी है ये भारत की एकमात्र कैसी नदी है? जीवाश्म नदी है। और ये कहाँ है सर? यह हावड़ा नामक स्थान पे क्या होता मिलता है उसमें। हाई पोल्यूशन के कारण ही इसको क्या बोला गया है? फैसल रिवर, यानी जीवाश्म नदी। यानी पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे उसको? फैसल रिवर, यानी जीवाश्म नदी। चलिए, ये सारे जितने भी अभी नदी पड़े ये सारे नदी कहाँ गिर रहे थे? बंगाल की खाड़ी में। अब हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदी जो है अरब सागर में जो गिर रहा है, नर्मदा नदी और भी जितना नदी था सारे नदी के बारे में हम डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। चलिए, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। देखिए सर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आती है अच्छे से, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करें। देखिए, मेरा जो भी कंटेंट अगर आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको लिख करके पढ़ेंगे अपने से, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम के टाइम आपको लगे ये सारा चीज़ तो पढ़ा हुआ था। चलिए सर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।